पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल की जंजीरें बेबस होना ऐसे, तू है भारत। देश के स्वाधीनता संग्राम में कई अमर क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई। हालांकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सीमित क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों को जगह दी गई, जिससे बेहद कम लोगों को इनके बारे में जानकारी है। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे सरदार अजीत सिंह। अजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1881 को पंजाब के जालंधर के खटकड़ कलां गांव में हुआ था। शहीद भगत सिंह के पिता किशन सिंह उनके बड़े भाई थे। सरदार अजीत सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जालंधर से करने के बाद बरेली के लॉ कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही वह भारत के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और अपनी कानून की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। अजीत सिंह और उनका परिवार आर्य समाज से खासा प्रभावित था और इसका प्रभाव भगत सिंह पर भी पड़ा। अजीत सिंह पंजाब के उन पहले आंदोलनकारियों में से एक थे जिन्होंने खुले तौर पर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। अपने भतीजे भगत सिंह के लिए भी उन्होंने क्रांति की नींव रखने का काम किया। लॉ की पढ़ाई बीच में छोड़ने के बाद अजीत सिंह का साल 1906 में बाल गंगाधर तिलक से परिचय हुआ और वह उनसे बेहद प्रभावित हुए। किशन सिंह और अजीत सिंह ने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की और अंग्रेज विरोधी किताबें छापनी शुरू कर दीं। अपने लेख स्वाधीनता संग्राम में पंजाब का पहला उभार में भगत सिंह ने लिखा, जो युवक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हुए थे, उनमें कुछ पंजाबी नौजवान भी थे। ऐसे ही दो पंजाबी जवान मेरे पिता किशन सिंह और मेरे आदरणीय चाचा सरदार अजीत सिंह जी थे। साल 1907 में अंग्रेज सरकार 3 किसान विरोधी कानून लेकर आई, जिसके खिलाफ देश भर में किसानों ने नाराजगी जताई। सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हुआ और सरदार अजीत सिंह ने आगे बढ़कर इस विरोध को सुर दिया। उन्होंने पंजाब के किसानों को एकजुट किया और जगह जगह सभाएं कीं। इन सभाओं में लाला लाजपत राय को भी बुलाया गया। मार्च 1907 की लायलपुर की सभा में पुलिस की नौकरी छोड़ आंदोलन में शामिल हुए लाला बांके दयाल पगड़ी संभाल जट्टा शीर्षक से इतनी लोकप्रिय हुई कि उस किसान आंदोलन का नाम ही पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन पड़ गया। इस एक साल के दौरान सरदार अजीत सिंह के भाषणों की गूंज अंग्रेजी हुकूमत के कानों में चुभने लगी थी। अंग्रेज सरकार सरदार अजीत सिंह को शांत कराने का कोई मौका तलाश रही थी और यह मौका उन्हें 21 अप्रैल 1907 को मिल ही गया। रावलपिंडी की एक सभा में अजीत सिंह ने ऐसा भाषण दिया जिसे अंग्रेज सरकार ने बागी और देशद्रोही भाषण माना। उन पर आईपीसी की धारा 124A के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि आंदोलनों का असर यह रहा कि अंग्रेज सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया, मगर लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 6 महीने के लिए बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया। मांडले जेल से निकलने के बाद अजीत सिंह दिसंबर 1907 में आयोजित हुई सूरत कांग्रेस में भाग लेने गए, जहां लोकमान्य तिलक ने अजीत सिंह को किसानों का राजा कहकर एक ताज पहनाया। अजीत सिंह ने किसान आंदोलन के अलावा पंजाब औपनिवेशीकरण कानून और पानी के दाम बढ़ाने के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किए। इसके बाद सरदार अजीत सिंह अपने साथी क्रांतिकारी सूफी अम्बा प्रसाद के साथ ईरान चले गए और वहां अगले 2 साल रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे रहे। दोनों ने मिलकर ऋषिकेश लेथा, जिया उल हक, ठाकुरदास धुरी जैसे कई और आंदोलनकारी खड़े किए। इसके बाद उन्होंने रोम, जिनीवा, पेरिस, रियो डी जनीरो जैसे दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर क्रांतिकारियों को संगठित किया। साल 1918 में वह सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संपर्क में आए और उनके साथ कई सालों तक काम किया। 1929 में यूरोप लौटने के बाद उन्होंने इटली में सुभाष चंद्र बोस की भी मदद की। साल 1946 आते आते भारत की आज़ादी की राह साफ होने लगी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अजीत सिंह से बात की और उन्हें वापस भारत बुला लिया। कुछ समय तक दिल्ली में रहने के बाद वह हिमाचल प्रदेश के डलहौजी चले गए। आखिरकार 15 अगस्त 1946 की वह सुबह आई जिसके लिए उन्होंने इतने साल संघर्ष किया, जिस आज़ादी की राह में उन्होंने अपने भतीजे भगत को भी खो दिया। मगर आज़ादी के उस जश्न को वह बाकी लोगों की तरह मना पाते, उससे पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं।
सरदार अजीत सिंह का भारत की आज़ादी के दिन ही 66 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनकी याद में डलहौजी के पंचपुला में एक समाधि बनाई गई है, जो अब एक मशहूर पर्यटन स्थल है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप अगले आने वाले वीडियो में किस क्रांतिकारी की जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।